और क्रोकस सिटी हॉल के इस ऑडिटोरियम में करीब 5000 लोग मौजूद थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग मोजार्ट देखने आए थे। कॉन्सर्ट चल रहा था। शुरुआत में गोलीबारी की तीव्रता बेहद धीमी थी, जिसे सुनकर लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब गोलियां बरसनी शुरू हुई तो लोग सदमे में आ गए। चीख पुकार मच गई हर जगह। गोलियों की आवाज सुनकर महिलाएं और बच्चे रोने लग गए। कुछ लोगों ने कुर्सियों के नीचे जाकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं आतंकी अटैक से जुड़ी हुई। और मॉस्को में आमतौर पर कड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन चारों आतंकवादी खुलेआम हथियार लहराकर हॉल के अंदर घुस गए। एंट्री गेट से ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहां दर्जनों लोग दीवार से दुबके हुए थे। आतंकवादियों ने एक एक को मौत के घाट उतार दिया। और आपको ये भी बता दें कि एक खंबे के पीछे दो लोग छिपे हुए थे। इनमें से एक शख्स घायल हो गया। आतंकवादियों की नज़र इन पर नहीं पड़ी। आतंकवादियों से छिपकर किसी तरह इन दो लोगों ने अपनी जान बचाई। ये देखिए तस्वीरें, एक शख्स छिपा हुआ है खंबे के पीछे और उसके बाद दो लोग छिपे हुए हैं। और फिर उसके बाद इनकी आतंकवादियों की नज़र नहीं पड़ी इन पर, नहीं तो इन्हें भी मार दिया जाता। एक लंबे खंबे के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई इन दोनों ने। और क्रोकस सिटी हॉल कई मीटर तक फैला हुआ है। गोलियों की बौछार जब शुरू हुई तो पूरा हॉल गूंजने लगा। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। फ्राइडे नाइट मनाने लोग आए थे। अपनी जान बचाने को बेतहाशा भागते हुए नजर आए। कई लोगों को एग्जिट गेट तक नहीं मिला, मतलब मौका ही नहीं मिला उन्हें निकलने का, और उन्होंने बाथरूम में घुसकर अपनी जान बचाई। और एक और बड़ी बात यह कि जिस सफेद कार में दो संदिग्ध देखे गए, वो कार 4 जनवरी को खरीदी गई। कैश देकर खरीदी गई थी ये कार। 8 मार्च को अमेरिकन एम्बेसी ने हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। तो सफेद रंग की कार में दो संदिग्ध आए। ये कार कैश देकर खरीदी गई। जो जानकारी मिल रही है, 8 मार्च को अमेरिकन एम्बेसी ने हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस कार के बारे में जो डिटेल मिल रही है, इस कार को खरीदा गया 4 जनवरी को। और आइए कुछ डिटेल में और जानकारी देते हैं। मॉस्को टेरर अटैक का जो अमेरिकी कनेक्शन है वो क्या है। 8 मार्च को मॉस्को में अमेरिकी एम्बेसी का अलर्ट जारी हुआ है और अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को सावधान किया था। ये जानकारी आई है 2 दिनों के अंदर आतंकी घटना की आशंका जताई गई थी। अब बड़ा सवाल देखिए क्या है, क्या अमेरिका को पहले से हमलों की जानकारी थी? यानी अमेरिका ने खुफिया इनपुट आए हैं, जानकारी पब्लिक करने के बाद भी आखिर अटैक कैसे हो गया, तो कहाँ लैप्स रह गया? ये बात ये बड़ा सवाल है। और मनीष, अगर अमेरिका इस बात को उठा सकता है, 8 मार्च को लेकर किसी तरह से आशंका जताई जा सकती कि अटैक हो जाएगा, तो फिर इतनी देर कैसे लग गई कि 22 मार्च हो गया और अटैक हो गया? बिल्कुल, देखिए अमेरिकी एम्बेसी ने 8 मार्च को अलर्ट जारी किया था। याद करिए उस अलर्ट में क्या क्या आ गया था। भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, कंसर्ट होगा और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमला करेंगे। और अमेरिका के व्हाइट हाउस का यह कहना है कि हमने ये जानकारी रूस को भी दी थी। इसका मतलब यह है कि 8 मार्च से अगले कुछ दिनों तक जब ये जानकारी रूसी एजेंसियों के पास आई, रूस की एजेंसियां सतर्क हो गई, तो फिर इस बीच में हमला करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सतर्कता में कमी आई, वैसे ही इन आतंकियों ने मौका मिलते ही शुक्रवार की रात में वो कत्लेआम मचाया जिसने क्रेमलिन के ऊपर में सबसे बड़ा धब्बा लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि बीते 2 साल में रूस यूक्रेन जंग के दौरान ये पहली बार है जब मॉस्को के अंदर इतने लोगों की जानें गई है। इससे पहले हमने देखा है दर्जनों बार ड्रोन से हमले किए गए, और यह भी बात सच है कि कई बार हमले की कोशिश की गई लेकिन सुरक्षा एजेंसी रोकने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार वो हमला हुआ जिसकी पुतिन ने भी कल्पना नहीं की थी, और इसीलिए सबको ये डर लग रहा है कि अब क्रेमलिन का जवाब क्या होगा। क्या क्रेमलिन ये फैसला करेगी कि अब युद्ध को और आगे बढ़ाया जाए और इससे मॉस्को के आतंकी हमले का भरपूर बड़ा सा बदला लिया जाए? बड़ी बात है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है इस आतंकी हमले का। और आतंकवादियों के पास थी AK-12 असॉल्ट राइफल। एक और जानकारी मिल रही है इस अटैक के बारे में, हमलावरों के बारे में। रूस यूक्रेन में ये राइफल इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है तो रूस के सैनिक इस राइफल का इस्तेमाल करते हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन से AK-12 राइफल आतंकवादियों तक पहुंची है।
और AK-12 राइफल कितनी खतरनाक होती है, आइए 1 मिनट में आपको बताते हैं। 1 मिनट में 1000 गोली की बौछार कर सकती है ये। मारक क्षमता इसकी 625 मीटर तक है। एक मैगजीन में 30 गोलियां आ सकती हैं और जो इसका वजन है वो 3.3 किलो है। इसके अलावा जो लंबाई है वो 0.945 mm है लंबाई इस राइफल की। बैरल की जो लंबाई है वो 415 mm है। इसके अलावा राइफल में 5.45 mm कैलिबर की गोली लगती है। दूरबीन, टारगेट लेजर फिक्स करने के लिए इसमें ये खासियत है कि इस गन का, इस राइफल का इस्तेमाल होता है। सुमित, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा बता पाएँ इस राइफल के बारे में, AK-12, और ये जानकारी भी मिल रही है कि यूक्रेन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बिल्कुल, AK के कई एडवांस वर्जन है और AK-12 खास तौर पर कहा जाता है कि इसको अभी तैयार किया गया था 2018-2020 के अंदर इसको तैयार किया गया था। लेकिन जब यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, तो कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए इस गन को सभी रशियन सोल्जर्स को दिया गया और भारी मात्रा में इसको ना सिर्फ रशियन सोल्जर्स अब यूक्रेन के साथ बल्कि सीरिया के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन खास बात यह कि इसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात रशियन एजेंसीज जो कह रही है वो ये कह रही है कि ये बहुत लिमिटेड था और स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान ही स्पेशल फोर्सेस के पास मौजूद था। हल्की आप कह सकते हैं कि असॉल्ट राइफल्स हैं, इनको इस्तेमाल करना, इनके कैलिबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही वजह है कि अभी इसको लेकर रशियन एजेंसीज ये कह रही है कि या तो ये वेपन्स लगातार जो युद्ध के मैदान में छूट गए थे या फिर किसी तरीके से उनसे छीने गए थे, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं सुमित, लेकिन अब आशंका बढ़ गई है कि अगर वहां इस्तेमाल होती है तो क्या आतंकियों तक ये गन कैसे पहुंची और किसके जरिए पहुंचाई गई। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है कि जांच बहुत तेज कर दी गई है। इस हमले के बाद मॉस्को आतंकी हमले की जो जांच है वो शुरू हो गई है और बहुत ही गहनता से रूस इसकी जांच कर रहा है। रूस की कई एजेंसियां एक साथ जांच कर रही हैं। आतंकियों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। और मॉस्को अटैक में किसका हाथ, देखिए अब और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। जांच में कौन कौन इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री शामिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां शामिल है, कई जांच दल एक्सपर्ट की टीमें बनाई गई हैं, कई इस तरह से एक्सपर्ट की टीमें काम कर रही हैं कि इसमें कौन कौन जांच में शामिल है। कई क्रिमिनल भी शामिल है, ये भी बताया जा रहा है। क्या क्या जांच हो रही है ये भी बता दें आपको। CCTV फुटेज जो मिले हैं, वो CCTV फुटेज, मृतक लोगों के जो शव हैं, बरामद हथियार, गोला बारूद, फिजिकल साक्ष्य, फिजिकल सबूत और बैलिस्टिक और फिंगरप्रिंट, ये तमाम चीज़ें जांच की जा रही हैं। तो अब जांच का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है इस हमले के बाद, ये जानकारी मिल रही है। और रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप भी सामने आ गया है। हमले के पीछे CIA का हाथ है, ये रूस कह रहा है। हमलावरों को CIA से मिली मदद, ये भी रूस कह रहा है। खुफिया एजेंसी है अमेरिका की और सीधा आरोप लगाया जा रहा है CIA पर कि हमलावरों को CIA से मदद मिली है। यूक्रेन के संपर्क में थे आतंकवादी, बड़ी तादाद में हथियारों का इंतजाम किया गया। हमले के बाद आतंकी सीमा पार करना चाहते थे। ये एक और पहलू निकलकर सामने आ रहा है कि यूक्रेन के संपर्क में थे आतंकवादी। हमले के बाद आतंकी सीमा पार करना चाहते थे। सुमित, ये बहुत बड़ी डिटेल है। ये पूरा का पूरा जो अटैक है, इसका जांच का एंगल बदल सकता है। देखिए बिल्कुल कहा यह जा रहा है क्योंकि रशियन फोर्सेज जो लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, सर्विसेज वो इसको लिंक कर रही है कि आखिरकार जब ये वहां से अटैक करने के बाद भागे तो यूक्रेन के बॉर्डर के पास भागे और इनसे जो लगातार जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड हुआ है वो भी यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज ने प्रोवाइड किया। और कहा जा रहा है कि कंटिन्यूसली टच में थे, इनको वहां से बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी, इनसे लगातार कंटिन्यूसली यूक्रेन में ये बातचीत कर रहे थे। तो ये कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो लगातार स्पेशल फोर्सेज जो हैं या फिर जो एजेंसीज है रशिया की वो रिवील कर रही है और ये भी लिंकेज देख रही है कि आखिरकार स्पेशल यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज के कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन सी यूनिट थी जो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और यही वजह है कि देखिए लगातार अभी भी रशिया इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्यों, आखिरकार जब ISIS का जिक्र जरूर हुआ, लगातार ये जरूर कहा गया अमेरिका की तरफ से कि देखिए ISIS इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन रशिया ये जानना चाहता है कि क्या ISIS के अपने बलबूते पर यह अटैक को अंजाम दे सकता है या फिर इसके पीछे कोई और लार्जर पिक्चर है, कोई और चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और इसी वजह से अब रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो धीरे धीरे कर अपनी
इन्वेस्टिगेशन के तार जोड़ती जा रही है और खास तौर पर उन्हीं तारों में या फिर उसी इन्वेस्टिगेशन में उनको यूक्रेन स्पेशल सर्विस के लिंकेज भी मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल पल पल जानकारियां सामने आ रही है और कोई भी बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि आईएसआईएस के हाथ को लेकर पहले रूस ने इस बात को खारिज भी कर दिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस बार बार CIA पर इल्जाम लगा रहा है। शक क्यों है, रूस को क्यों शक है कि CIA कर सकती है? क्योंकि हम ये इसीलिए कह रहे हैं, देखिए RDK का नाम निकलकर सामने आया है। अब RDK पर ये शक है, हमले का शक है। RDK कौन है? यूक्रेनी खुफिया एजेंसी RDK की मददगार है, ये भी कहा जा रहा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी की मदद सामने आई एक विद्रोही गुट को। CIA यूक्रेन को देती है खुफिया जानकारी और रूस को शक है कि CIA ने यूक्रेन के जरिए की RDK की मदद, एक विद्रोही गुट की मदद, जैसे किसी का शक नहीं जाए RDK पर, और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के जरिए RDK की तरफ से को मदद पहुंचाई गई।